तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। यह बल्ली भाई है, गैंग का सरगना। आर्यन खन्ना वाकई आर्यन खन्ना है। बल्ली भाई को भी उसे कुछ इज्जत देनी होगी। यह सच है कि लोग कहते हैं सबकी अपनी अपनी पहुंच होती है। आर्यन, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे हीरो हो। कुछ लड़कियों की आंखें आर्यन खन्ना को देखते ही चमक उठी। ऐसा रूप रंग, कद काठी, पैसा और रुतबा रखने वाला कोई व्यक्ति सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलता है। न सिर्फ क्लासमेट्स हैरान थे, बल्कि अनिका पारिक भी कुछ हद तक हैरान थीं। उन्हें तो शक भी होने लगा था कि क्या बल्ली भाई उतना ही ताकतवर है जितना लोग कहते हैं। अगर वो सच में ताकतवर था तो आर्यन खन्ना ने सिर्फ एक फोन कॉल से उसे कैसे मना लिया। अनिका सोच ही रही थी कि तभी उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने कॉलर आईडी पर नजर डाली और तुरंत जवाब दिया, पापा क्या खबर है। दूसरी तरफ से श्रीकांत पारिक की उदास आवाज आई, अनिका बेटा, मुझे पता है कि तुम नेक दिल हो, लेकिन पापा इसमें कुछ नहीं कर सकते। सामने वाला पक्ष यानी वो बल्ली भाई किसी का भी एहसान नहीं मानना चाहता। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे पैसों से सुलझाया जा सके। ओह, मैं समझ गई पापा, शुक्रिया। अनिका ने फोन रख दिया। उसके पुराने विचार गायब हो गए। उसके पिता भी इसे संभाल नहीं सकते थे, लेकिन आर्यन खन्ना ने कर दिखाया। इससे साबित हुआ कि आर्यन में वाकई दम है। अनिका को तब एहसास हुआ कि एपेक्स यूनिवर्सिटी में उसकी पहचान और उसके पिता का पैसा शायद यहां कुछ खास नहीं था। यह तय हो गया। देखा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगी? मुझे लंच पर ले चलने के बारे में क्या ख्याल है? आर्यन खन्ना ने अपना फोन जेब में रखा, यश की तरफ देखे बिना, और पूरे आत्मविश्वास से अनिका की ओर बढ़ा। उसने यश को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। जरूर, बस बता दो कि तुम क्या खाना चाहते हो, सब मेरी तरफ से। अनिका एक सीधी सादी इंसान थी। वह स्वाभाविक रूप से किसी की मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती थी। इसके अलावा उसे लगा कि उसके जैसे नए व्यक्ति के लिए ज्यादा दोस्त बनाना अच्छी बात है। बढ़िया, फिर मैं कोई अच्छी जगह चुन लूंगा। आर्यन खन्ना भी समझदार था। वह जानता था कि अनिका का परिवार काफी अमीर है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह बीच सेमेस्टर में स्कूल कैसे बदल लेती। ठीक है, जो चाहे चुन लो। अनिका ने मनमोहक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, फिर दूर खड़े यश से कहा, यश, चलो साथ चलते हैं। तुम्हें आर्यन का भी ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहिए। यह सुनकर आर्यन खन्ना ने तुरंत नाखुश होकर जवाब दिया, उसे साथ क्यों ला रही हो? मैंने उसकी मदद नहीं की है, मैंने तुम्हारी मदद की है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही यश ने बेरुखी से जवाब दिया, तुम लोग जाकर खा लो, मेरे पास फालतू समय नहीं है, और वैसे भी मैंने इससे मदद मांगी ही नहीं। बल्ली भाई तो बस एक ऐसा इंसान है जिसकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। उसका यहां आना मेरे लिए अपना पुराना हिसाब चुकता करने का एक अच्छा मौका होता। और इस फोन कॉल के बाद अब मुझे खुद बल्ली भाई के घर जाना पड़ेगा। ये आर्यन मेरी मदद नहीं कर रहा है, ये तो बस मेरा काम बढ़ा रहा है। क्या? यश की बात सुनकर हंगामा मच गया। सभी छात्र, चाहे वे लड़के हों या लड़कियां, अविश्वास से उसे घूरने लगे। क्या बकवास है! यश मल्होत्रा कितना घमंडी है! क्या वह अब भी खुद को मल्होत्रा परिवार का शहजादा समझता है? कुछ पल के आश्चर्य के बाद छात्र तुरंत शोर मचाने लगे। यश वाकई एहसान फरामोश है। आर्यन भाई ने बल्ली भाई का मामला सुलझाने में उसकी मदद की, और उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय वह इतना घमंडी बर्ताव कर रहा है। हां, अगर बल्ली भाई उस पर खुद टूट पड़ता तो वह मर ही जाता। मैंने घमंडी लोग देखे हैं, लेकिन इतना घमंडी कभी नहीं। यश ने छात्रों की बातें सुनी, लेकिन उसने कुछ नहीं समझाया। कुछ बातें समझाने लायक नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वह अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। यश ने अपना सिर हिलाया, आर्यन खन्ना की तरफ देखा तक नहीं, और सीधे क्लास की आखिरी पंक्ति में चला गया। उसने एक कोना चुना, चुपचाप बैठ गया और फिर मेज पर सिर रखकर लेट गया। यश मल्होत्रा! यह देखकर आर्यन खन्ना अगबुला हो गया। अगर अनिका वहां न होती तो वह यश को 2 थप्पड़ मारकर पूछना चाहता कि क्या वह अब भी खुद को युवराज समझता है। इतना घमंड किस बात का? दरअसल सिर्फ आर्यन ही नहीं, बल्कि अनिका को भी थोड़ा गुस्सा आया।
ये यश मल्होत्रा वाकई अजीब था। क्या उसने जो कुछ कहा उसका मतलब यह था कि अनिका ने मदद करके गलती की। यह बहुत गुस्सा दिलाने वाला था। उसने यश को अपने विला में रहने देने के बारे में भी सोचा था, लेकिन अब उसने उसे खुद की देखभाल करने देना ही बेहतर समझा। उसकी परवाह मत करो, तुम कब फ्री हो? मैं शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगी, अनिका ने आर्यन से कहा। आर्यन ने अपना गुस्सा शांत किया और मुस्कुराते हुए कहा, आज से बेहतर कोई समय नहीं होता। आज शाम कैसा रहेगा? मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे पार्टी के लिए बुलाया है, मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। वे सभी एपेक्स यूनिवर्सिटी के सीनियर और जूनियर हैं। तुम अभी अभी यहां ट्रांसफर हुई हो और तुम्हें दोस्त बनाने की जरूरत है। एक बार तुम उनसे मिलोगी तो न सिर्फ स्कूल में कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, बल्कि इस पूरे शहर में भी बहुत कम लोग तुमसे उलझने की हिम्मत करेंगे। सच में मैं भी कुछ दोस्त बनाना चाहती हूं, लेकिन आज मुमकिन नहीं है। मेरे माता पिता अभी गए नहीं हैं और मुझे समय पर घर जाना है। हालांकि वे कल या परसों चले जाएंगे, इसलिए मैं तब तुम सबको पार्टी दूंगी। अनिका भी मिलनसार स्वभाव की थी। जरूर, हम सब कभी भी फ्री हैं। फिर बात पक्की हो गई। तुम्हारा फोन नंबर क्या है? ठीक है, नंबर ले लो। वैसे मैं पूछना चाहती थी कि तुमने बल्ली भाई से कैसे बात की? उसने तुम्हारी बात कैसे मान ली? अनिका खुद को उस सवाल से पूछे बिना नहीं रोक सकी जो उसे परेशान कर रहा था। आर्यन खन्ना मंद मंद मुस्कुराया और फुसफुसाया, मेरे पिताजी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं और उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जमीन का एक टुकड़ा है जिसकी अब भी नीलामी चल रही है। तुम समझ रही हो ना? अनिका को अचानक समझ आया कि बल्ली भाई ने यश को क्यों छोड़ दिया। यह सब जमीन के लिए था। सोचने पर बात समझ में आती है। इस समय सबसे कीमती चीज क्या है? जमीन। इस समाज में कोई भी पैसे से इनकार नहीं करता और अपनी गर्लफ्रेंड रिया की तुलना में बल्ली भाई स्वाभाविक रूप से जमीन के मुनाफे को ही चुनेगा। लेकिन मैंने उसे सिर्फ अपने पिताजी से एक डिनर मीटिंग फिक्स करवाने का वादा किया है। वह जमीन लेता है या नहीं, यह उस पर निर्भर है। अनिका कुछ और कहना चाहती थी, तभी नैना मैम अपनी किताबें लिए क्लास में चली आईं। क्लास में तुरंत सन्नाटा छा गया। सभी लड़कों की आंखें चौड़ी हो गईं, नैना मैम पर टिकी थीं। उनकी खूबसूरती और क्लास वाकई काबिले तारीफ थी। जल्द ही घंटी बजी। यश आखिरकार सीधा होकर बैठ गया और नैना मैम को देखने लगा। नैना मैम अब भी उतनी ही सुंदर, शांत और शिष्ट थीं जितनी पहले थीं। सब लोग बैठ जाइए, आज हाजिरी नहीं लगेगी। आज हम मार्केट ट्रेंड्स, बाजार के रुझान पर चर्चा करेंगे। यश सीधा बैठ गया, बहुत ध्यान से देख रहा था, लेकिन वास्तव में उसने नैना मैम की बात नहीं सुनी थी। सच तो यह था कि यदि रास्ते में उसकी मुलाकात नैना मैम से ना हुई होती तो वह क्लास में आता ही नहीं। इस समय यश मल्होत्रा अपनी भाभी साधना पर विचार कर रहे थे। कुछ दिन पहले वह विला में शक्तिवर्धक गोलियों का शोधन कर रहे थे और 8 गोलियां बना रहे थे। इन 8 का सेवन करने से उनकी साधना देह साधना के दूसरे स्तर तक पहुंच जाती। हालांकि गोलियों की भट्टी और उपयुक्त अग्नि स्रोत के अभाव में गोलियों में बहुत अधिक अशुद्धियां थीं, जिससे वह उन्हें एक साथ नहीं ले पा रहे थे। वह दिन में केवल 1 गोली ही ले पाते थे और आज मिलाकर उन्होंने 3 गोलियां ले ली थीं। इसका मतलब था कि देह साधना के दूसरे स्तर तक पहुंचने में उन्हें 5 दिन और लगेंगे। यश को 5 दिनों की देरी की चिंता नहीं थी। उनकी चिंता यह थी कि दूसरे स्तर तक पहुंचने के बाद वे अपनी साधना को तीसरे स्तर तक कैसे ले जाएंगे। दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद उन्हीं गोलियों का शोधन करना ज्यादा कारगर नहीं होगा, जब तक उन्हें बेहतर औषधीय जड़ी बूटियां नहीं मिल जाती। उन्हें ढूंढने के लिए उन्हें भाग्य और धन दोनों की आवश्यकता होती। चलो आज रात खजाना बाजार चलते हैं। मुझे आश्चर्य है कि हमें कुछ मिलेगा या नहीं। यश अपनी साधना में सुधार करने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे शक्ति के महत्व को जानते थे। हालांकि पृथ्वी पर साधक नहीं थे, फिर भी उनके पास शक्तिशाली हथियार थे, जैसे पिस्तौल। जैसा कि कहावत है, सबसे अच्छा मार्शल आर्ट गुरु भी रसोई के चाकू से डरता है। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ
अगर यश का सामना किसी पिस्तौलधारी व्यक्ति से होता तो वह निश्चित रूप से मारा जाता। उनका अनुमान था कि पिस्तौल का सामना करने के लिए उन्हें शारीरिक संयम के 7वें या 8वें स्तर तक पहुंचना होगा। इसके अलावा यश को यकीन नहीं था कि पृथ्वी पर वास्तव में साधक हैं भी या नहीं, क्योंकि भारत में प्राचीन योग, प्राचीन मार्शल आर्ट और चीगोंग की किंवदंतियां थीं। यश ने बहुत कुछ अनुभव किया था और उन्हें लगा कि शायद ये किंवदंतियां निराधार नहीं थीं। शायद हजारों साल पहले पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कम नहीं थी। उस स्थिति में कुछ साधक वास्तव में उभर सकते थे। उसी समय एपेक्स यूनिवर्सिटी के गेट पर लगभग 30 साल के 5 लंबे हट्टे कट्टे पुरुष एक एसयूवी से उतरे। इन पांचों ने बनियान और शॉर्ट्स पहने हुए थे और उनके कंधों पर तरह तरह के टैटू थे, कुछ नाग के, कुछ चीते के। पांचों बस वहीं खड़े एक शक्तिशाली आभा बिखेर रहे थे। उनके बाइसेप्स कुछ आदमियों की मुट्ठियों से भी बड़े थे। देखो, वीर चावला के गुंडे। वे फिर आ गए। क्या यश मल्होत्रा वापस स्कूल गया? गया। मैंने सुना है कि यश ने वीर को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसे फिर से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनमें हिम्मत है, लेकिन इस बार वे बर्बाद हो गए। छात्र आपस में फुसफुसाए, जल्दी से खुद को दूर करते हुए। ये गुंडे थे, ऐसे लोग जिनसे वे पंगा नहीं ले सकते थे। टाइगर, तुम आखिरकार आ ही गए। जैसे ही पांचों एसयूवी से उतरे, वीर चावला का आदमी रंगा दौड़कर टाइगर के पास गया। टाइगर ने रंगा की ओर उदासीनता से देखा और गहरी आवाज में कहा, तुम तीनों एक आदमी को भी नहीं हरा सके। तुम वाकई शर्मनाक हो। रंगा थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, टाइगर, आपको पता नहीं, लगता है यश ने कोई दवा ले ली है और अचानक उसकी ट्रेनिंग बेहतर हो गई है। ठीक है, बहुत हो गई बकवास। हम बहुत व्यस्त हैं। वो हारा हुआ शहजादा अब कहां है? इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में, क्लास में। टाइगर, क्या हमें स्कूल के गेट पर उसका इंतजार करना चाहिए या स्कूल जाना चाहिए? इंतजार? अगर वो बाहर नहीं आया तो क्या होगा? बिल्कुल, हमें स्कूल जाना चाहिए। लेकिन वो तो स्कूल ही है। अगर बात हाथ से निकल गई तो क्या होगा? रंगा की चिंतित आवाज सुनाई दी। टाइगर ने मजाक उड़ाया, कितनी बड़ी बात हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा मैं बस कुछ दिन और जेल में बिता लूंगा, जिससे मुझे थोड़ी शांति और सुकून मिलेगा। टाइगर जैसे लोगों के लिए जेल एक होटल जैसी होती है। आर्थिक विकास क्षेत्र में बल्ली भाई की सफलता स्वाभाविक रूप से उसके संपर्कों की वजह से है। ठीक है टाइगर, चलो अंदर चलते हैं। रंगा टाइगर को स्कूल के अंदर ले जा रहा था कि अचानक टाइगर का फोन बज उठा। टाइगर ने फोन उठाया और सिर्फ एक शब्द कहा, ठीक है, चलो वापस चलते हैं। फिर टाइगर ने हाथ हिलाया और अपने चारों भाइयों को ले गया। यह दृश्य देखकर दर्शक हतप्रभ रह गए, यहां तक कि रंगा भी दंग रह गया। टाइगर, तुम क्यों जा रहे हो? रंगा ने बेचैनी से पूछा। टाइगर ने शांति से कहा, बल्ली भाई ने कहा है कि यश को अभी जाने दो और वीर से कहो कि जब वह यश को देखे तो ठीक से व्यवहार करे। टाइगर, ऐसा मत करो, वीर भाई मेरा वीडियो बनाने का इंतजार कर रहा है। यह तुम्हारी समस्या है। टाइगर ने उदासीनता से कहा, बिना पीछे देखे मुड़ा और चला गया। रंगा पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसने अपना फोन उठाया और वीडियो कॉल किया। उसी समय वीर चावला अस्पताल पहुंचा ही था कि उसने रंगा का एक वीडियो अनुरोध देखा। हा, आखिरकार एक वीडियो, और वह भी लाइव। वीर बहुत खुश हुआ और तुरंत अपने गुर्गे के साथ देखने के लिए वीडियो कॉल का जवाब दिया। लेकिन वह दृश्य नहीं दिखा जिसकी उसे उम्मीद थी। स्क्रीन पर केवल टाइगर की एसयूवी जाती हुई दिखाई दे रही थी और फिर स्क्रीन बदलकर रंगा का चेहरा दिखाई देने लगा। रंगा ने स्क्रीन पर कहा, वीर भाई, टाइगर चला गया। वीर उसे बेवकूफ कहकर कोसने ही वाला था। मैंने तो तुझे लड़ाई फिल्माने को कहा था, जाने की फिल्म बनाने को किसने कहा? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही रंगा की आवाज जारी रही। टाइगर ने यश के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं की। उसे फोन आया था कि बल्ली भाई ने खुद उसे यश को जाने देने के लिए कहा था। और हां, टाइगर ने मुझे यह भी याद दिलाने के लिए कहा था कि अगर इन दिनों यश मल्होत्रा से मिलो तो तमीज से पेश आना। क्या कसम से?
रंगा के शब्दों ने वीर को तुरंत गुस्सा दिला दिया। उसने गुस्से में फोन जमीन पर पटक दिया, लेकिन जोर से उसकी चोट और बढ़ गई, जिससे वह दर्द से कराह उठा। वीर के मन में अब लाखों सवाल थे। क्या हो रहा है? बल्ली भाई अचानक यश को क्यों जाने दे रहे हैं? बल्ली भाई को फोन करो, वीर ने अपने गुर्गे से कहा। वीर भाई, मेरे पास बल्ली भाई का फोन नंबर नहीं है। तो फिर तुम मेरा फोन उठाओ और देखो कि यह काम करता है या नहीं। वीर भाई, स्क्रीन पूरी तरह से टूट गई है, लगता है यह इस्तेमाल करने लायक नहीं है। धिक्कार है, मैंने अभी अभी नया फोन खरीदा था। वीर भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यश को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। अपने भविष्य के बारे में सोचने के बाद यश ने एक कलम उठाई और अपनी नोटबुक में कुछ लिखना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और कक्षा समाप्त होने की घंटी बजी। यश ने अपने नोट्स व्यवस्थित करने का काम पूरा किया और उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वह कक्षा के पिछले दरवाजे से निकलकर अपने हॉस्टल में वापस जाने वाला था, नैना मैम, जो भी साफ सफाई कर चुकी थी, अचानक बोल पड़ी। यश मल्होत्रा, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आंस? यश कुछ उलझन में सा महसूस करते हुए रुका, लेकिन फिर भी नैना मैम की ओर चल पड़ा। मैम, क्या बात है? यश की आंखों में सम्मान था। आत्मलोक के लोग अपने शिक्षकों का बहुत सम्मान करते थे और यश के मन में नैना मैम के लिए एक खास जगह थी। तुम सच में क्लास में पहले से ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तुम ऊँघते नहीं हो और तुम नोट्स भी ले रहे हो, लेकिन शुरुआती दौर में तुम कुछ चैप्टर्स में पिछड़ गए हो। अब बताओ, तुम कहां रहते हो? अगर मेरे पास समय रहा तो मैं तुम्हें अकेले में पढ़ाऊंगी। जैसे ही नैना मैम ने बोलना समाप्त किया, कई गुजरते हुए छात्रों ने तुरंत ईर्ष्या और जलन भरी नजरों से देखा। धिक्कार है, अगर तुम क्लास में नहीं आओगे तो टीचर तुम्हें अकेले में पढ़ाएंगे। हे भगवान, तुम हमारे साथ बहुत ज्यादा छल कर रही हो। मुझे अकेले में पढ़ाओ, ये मुझे डर है कि यह ठीक नहीं रहेगा। यश कुछ अवाक रह गया। उसकी महत्वाकांक्षा साधना में थी, पढ़ाई में नहीं। अगर उसके टीचर उसे परेशान करते रहेंगे तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नैना मैम यश के विचारों से अनजान थीं। वह नाराज भी हुई और हंसी भी। इतने सारे छात्र चाहते थे कि वह उन्हें अकेले में पढ़ाए, फिर भी यश को यह अनुचित लगा। उन्होंने सिर हिलाया और आगे कहा, अनुचित क्या है? क्या आपको लगता है कि मैं आपसे ट्यूशन के लिए पैसे लूंगी? यश, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं और मैं चाहती हूं कि आप खुश रहें। यश ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ समझाया। मैम, लेकिन मैं अब बाहर कोई जगह किराए पर नहीं लेता। मैं हॉस्टल में रहता हूं। लड़कों के हॉस्टल में जाना आपके लिए असुविधाजनक है ना? वहां लड़के अंडरवियर में भागते रहते हैं। नैना मैम शर्मा गईं। वह साफ तौर पर शर्मिंदा थीं। यह देखकर यश तुरंत खुश हो गया। ऐसा लग रहा था कि नैना मैम कुछ ज्यादा ही रूढ़िवादी इंसान थीं। शायद उनका कभी कोई रिश्ता नहीं रहा था और शायद वे उसे पढ़ाना जारी नहीं रखेंगी। जैसे ही उसने यह सोचा, नैना मैम की आवाज आई। तुम सही कह रहे हो, लड़कों के हॉस्टल में जाना मेरे लिए वाकई असुविधाजनक है। अच्छा, इस वीकेंड मेरे घर आओ, मैं तुम्हें पता दे दूंगी। यश स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। किसी टीचर के घर जाना ज्यादातर छात्रों के लिए एक सपने के सच होने जैसा होता है, लेकिन यश सचमुच अपनी ही योजनाओं में दखल देने से डर रहा था। लेकिन सोचने पर उसे एहसास हुआ कि जब तक उसे पैसे नहीं मिल जाते, उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। खैर, चूंकि नैना मैम उस पर इतनी मेहरबान थी। ठीक है मैम, तो मुझे बताइए आप कहां रहती हैं? जब समय मिलेगा तो फोन कर दूंगा। नैना मैम सचमुच अवाक रह गई। एक कॉलेज स्टूडेंट, कोई बड़ा बॉस नहीं, क्या वो वाकई इतना व्यस्त था? उन्होंने सिर हिलाया और कहा, शायद आज रात नहीं आ पाऊंगा। मुझे आज रात कुछ काम है। इसके अलावा आज रात टीचर के घर जाना शायद ठीक नहीं रहेगा। नैना मैम ने यश को घूरा। मुझे किसी बुरे प्रभाव का डर नहीं है। आपको किस बात का डर है? इसके अलावा आपको तो... नैना मैम कहना चाहती थी कि यश को वो समस्या है, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को रोक लिया। उन्होंने यश की भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई साफ देखी। ओम, यश, मुझे माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। यश ने सिर हिलाया और शांति से कहा,
माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप सच कह रही हैं। बस इतना ही मैम। शायद अगली कुछ रातों में मेरे पास समय नहीं होगा। जब समय होगा मैं आपको फोन करूंगा। चेहरा बदलता रहता है, इंसान वही रहता है। भीड़ में भी अक्सर वो तन्हा ही रहता है। हंसते हुए लबों के पीछे दर्द छुपा रहता है। जो दिखता है दुनिया को वो सच कहाँ होता है। रंग बदलती दुनिया में रिश्ते भी बदल जाता है। कल जो अपने लगते थे आज पराये बन जाते हैं। आईने में खुद को देखा, सवाल वही रहता है। चेहरा बदलता रहता है, इंसान वही रहता है। चेहरे बदलते हैं, दिल नहीं बदलते। झूठ के साए में सच कहीं पलते। दुनिया की भीड़ में खो जाए हम, फिर भी अपने अंदर हम ही रहते। वक्त की आंधी में सब कुछ बदल जाता है। नाम पहचान हर चेहरा ढल जाता है, पर दिल के किसी कोने सच छुपा रहता है। चेहरा बदलता रहता है, इंसान वही रहता है। नकाबों के इस शहर में पहचान खो जाती है, पर असली जो होता है वो कभी नहीं बदलता है।
बदलता रहता है, इंसान वही रहता है। भीड़ में भी अक्सर वो तन्हा ही रहता है। हंसते हुए लबों के पीछे दर्द छुपा रहता है। जो दिखता है दुनिया को, वो सच कहाँ होता है। रंग बदलती दुनिया में रिश्ते भी बदल जाता है। कल जो अपने लगते थे, आज पराये बन जाते हैं। आईने में खुद को देखा, सवाल वही रहता है। चेहरा बदलता रहता है, इंसान वही रहता है। चेहरे बदलते हैं, दिल नहीं बदलते। झूठ के साए में सच कहीं पलते। दुनिया की भीड़ में खो जाए हम, फिर भी अपने अंदर हम ही रहते। वक्त की आंधी में सब कुछ बदल जाता है। नाम पहचान हर चेहरा ढल जाता है, पर दिल के किसी कोने सच छुपा रहता है। चेहरा बदलता रहता है, इंसान वही रहता है। नकाबों के इस शहर में पहचान खो जाती है, पर असली जो होता है वो कभी नहीं बदलता है। चेहरा बदलता रहता है, इंसान वही रहता है। भीड़ में भी अक्सर वो
तन्हा ही रहता है। हंसते हुए लबों के पीछे दर्द छुपा रहता है। जो दिखता है दुनिया को वो सच कहाँ होता है। रंग बदलती दुनिया में रिश्ते भी बदल जाता है। कल जो अपने लगते थे आज पराए बन जाते हैं। आईने में खुद को देखा सवाल वही रहता है। चेहरा बदलता रहता है, इंसान वही रहता है। चेहरे बदलते हैं, दिल नहीं बदलते। झूठ के साए में सच कहीं पलते। दुनिया की भीड़ में खो जाए हम, फिर भी अपने अंदर हम ही रहते। वक्त की आंधी में सब कुछ बदल जाता है। नाम पहचान हर चेहरा ढल जाता है, पर दिल के किसी कोने सच छुपा रहता है। चेहरा बदलता रहता है, इंसान वही रहता है। नकाबों के इस शहर में पहचान खो जाती है, पर असली जो होता है वो कभी नहीं बदलता है। चेहरा बदलता रहता है, इंसान वही रहता है। भीड़ में भी अक्सर वो तन्हा ही रहता है। हंसते हुए लबों के पीछे दर्द छुपा रहता है। जो दिख
सच कहाँ होता है। रंग बदलती दुनिया में रिश्ते भी बदल जाता है। कल जो अपने लगते थे आज पराए बन जाते हैं। आईने में खुद को देखा, सवाल वही रहता है। चेहरा बदलता रहता है, इंसान वही रहता है। चेहरे बदलते हैं, दिल नहीं बदलते। झूठ के साए में सच कहीं पलते। दुनिया की भीड़ में खो जाए हम, फिर भी अपने अंदर हम ही रहते। वक्त की आंधी में सब कुछ बदल जाता है। नाम पहचान हर चेहरा ढल जाता है, पर दिल के किसी कोने सच छुपा रहता है। चेहरा बदलता रहता है, इंसान वही रहता है। नकाबों के इस शहर में पहचान खो जाती है, पर असली जो होता है वो कभी नहीं बदलता है। चेहरा बदलता रहता है, इंसान वही रहता है। भीड़ में भी अक्सर वो तन्हा ही रहता है। हंसते हुए लबों के पीछे दर्द छुपा रहता है। जो दिखता है दुनिया को वो सच कहाँ होता है।
जाते थे आज पराए बन जाते हैं। आईने में खुद को देखा, सवाल वही रहता है। चेहरा बदलता रहता है, इंसान वही रहता है। चेहरे बदलते हैं, दिल नहीं बदलते। झूठ के साए में सच कहीं पलते। दुनिया की भीड़ में खो जाए हम, फिर भी अपने अंदर